हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर आए हैं एक अमेजिंग वीडियो के साथ। आप सबके साथ शेयर करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स टू सेव मनी इन कनाडा। और ये अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पीपल न्यू कमर्स एंड नॉट जस्ट न्यू कमर्स। अगर आपको कुछ टाइम हो गया है कनाडा में तब भी ये एडवाइस आपके लिए, या आप कह सकते हैं ये टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए जो है वो करामत साबित हो सकती हैं, यानी कि आपको हेल्प कर सकती हैं। और ये कोई नई बातें नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन अच्छा होता है जब आप किसी थर्ड पर्सन से सुन रहे होते हैं तो आपको होता है कि हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ये आज हम कुछ गपशप लगाएंगे, मैं और बहरोज, और हम डिस्कस करेंगे सेविंग टिप्स इन कनाडा। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। अच्छा, होता उसमें ये कि अमूमन आप एक तर्ज से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जहाँ से आप आए होते हैं, आपकी एक रूटीन होती है, आपका एक लाइफस्टाइल होता है और आप उसी रूटीन में बिजी होते हैं और उस रूटीन के एक सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं। जब आप अपना वो रूटीन ब्रेक करते हैं और आप एक दूसरे मुल्क मूव करते हैं, इट इज़ गुड टू लर्न द थिंग्स जो कि आप उस वक्त वहाँ कर रहे हैं और नई चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलता है। बहुत सी मिस्टेक्स आपने ऐसी की होती हैं। आपने एक महंगे मॉर्गेज में अपने आप को लॉक किया होता है, आपने एक लेट्स से कोई गाड़ी की एक्सट्रीम फाइनेंसिंग कराई होती है, या आपने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस में अपने आप को इनरोल किया होता है जिसमें फंसे होते हैं। बट दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इट इज़ गुड टू स्टार्ट विद अ गुड बेस। तो इसी में मैं पहली बात जो करूँगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंड इट्स ओवर आर्चिंग, के वर्क विद अ बजट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये फिगर आउट कर लें कि यार अगर आपकी इनकम 100 है तो आपका स्पेंडिंग बजट जो है वो 80 है। सो 80 के अंदर जो है, $80 के अंदर या 80% ऑफ योर बजट के अंदर आपने लाइफ गुजारनी है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट यू शुड बी सेविंग 20% समवेयर। और उस सेविंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट तरीके। हम उन सेविंग को कैसे इन्वेस्ट और ग्रो किया जा सकता है उसके लिए अलग वीडियोज़ हैं। यू कैन स्क्रॉल थ्रू आवर चैनल, उसमें पर्सनल फाइनेंस की एक प्लेलिस्ट है, यू कैन गो इन देयर और उसमें सारा एक्सप्लेन किया। बट दिस वीडियो स्पेसिफिकली अबाउट कि वो 20% की सेविंग करें कैसे, या 20% को 25% कैसे करें, 30 कैसे करें, सो ऑन सो फोर्थ। सो पहले इंपॉर्टेंट है कि आप बजट के थ्रू काम करें। अच्छा, बजटिंग पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा कि बजट करने के क्या तरीके हैं और बजट किस लाइन आइटम में करना चाहिए। एंड I've tried many things, और मैं अपनी लर्निंग्स आप सबसे शेयर करूंगा, और उसकी फिर एक्सेल मॉडलिंग कैसे आप कर सकते हैं ताकि आप उसको ट्रैक भी कर सकें। बट द आइडिया है स्टार्ट विद द बजट। यू शुड नो कि यार मैंने जो है वो कितना स्पेंड करना है ग्रोसरी पे, कितना स्पेंड करना है शॉपिंग पे, एंटरटेनमेंट पे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें होता ये कि एक टिप मैं दे दूं कि आपको शुरू में शायद पता ना हो कि आपने कितना कहाँ स्पेंड करना है, तो मे बी यू कैन गिव योर सेल्फ फर्स्ट 1 or 2 months टू सी कि कहाँ मेरी स्पेंडिंग हो रही है। एंड देन बेसिस दैट यू से कि अच्छा ठीक है, मेरा 20% यहाँ जा रहा है, 10% यहाँ जा रहे हैं, एंड आई स्पेंड लाइक दैट। एक और टिप इसमें ये मॉडल कहलाता है 50-30-20, विच मीन्स 20% यू शुड सेव, 50% शुड गो टू योर नीड्स में आ जाती हैं ग्रोसरीज, रेंटल एंड मे बी कार, फ्यूल, और फिर 30% शुड गो टू योर वांट्स में शॉपिंग, ईट आउट, ये सब आ जाता है। सो अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, मेक श्योर यू स्टार्ट विद द बजट ताकि आपको पता हो कि कहाँ क्या क्या आपने स्पेंड करना है। अच्छा, तो बजट, जैसे कि बहरोज ने कहा, मैं थोड़ी सी इस पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लोग जब कनाडा आते हैं तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, इरिस्पेक्टिव कि उनकी जॉब है नहीं है, कि पैसे नहीं बचते। जो पैसे वो लेके आए हैं वो भी खर्च हो रहे हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल कोई इनकम नहीं है, रनिंग इनकम, तब तो आप बहुत ही टाइट होते हैं। लेकिन जब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जॉब है भी, और सिंगल नहीं, डुअल इनकम, ज़्यादातर कैनेडियन हाउस होल्ड जो हैं वो डुअल इनकम है, यानी कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ जो है वो जॉब कर रहे हैं और कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, बिकॉज जो स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं वो इस तरह के हैं कि फॉर सम रीज़न पीपल आर नॉट स्पेंडिंग एज इन द बजट। तो बजट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक लिमिट सेट करनी चाहिए अपने लिए, और बजटिंग इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा गाइस, वन कॉल आउट हियर इन केस यू फाइंड एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो टू आस्क। एक तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कीप्स अस मोटिवेटेड, ताकि हम ये इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस चैनल पे कोई नया कंटेंट डालें तो आपको जो है नोटिफाई हो जाए। इस चैनल पे हम कंटेंट डालते हैं परटेनिंग टू मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, प्राइमरीली कनाडा, सेटलिंग इन कनाडा, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका। हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हम ओरिजिनली साउथ एशिया से हैं, हम मिडल ईस्ट में मूव किए हैं, और उसके बाद मिडल ईस्ट के बाद वी केम टू कनाडा एंड देन वी केम टू US। So we have a lot of experience that we share on this channel. Now let's get rolling back into the video. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें कि अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ के सबसे ज़्यादा आपका, आप कह सकते हैं, चंक ऑफ योर इनकम जो है वो इसमें जाता है, और वो है आपका या मॉर्गेज या आपकी रेंटल कॉस्ट, यानी कि जो आपकी हाउसिंग है। तो अब इसमें आप कैसे पैसे बचा सकते हैं?
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझना कि एक तो जब आप ये डील करने जा रहे हो, जब स्पेशली अगर आप घर लेना चाहते हैं, तो घर लेने के लिए तो हम मशवरा यही देते हैं, क्योंकि हमने ये आके मिस्टेक की थी कि आते के साथ ही हमने दूसरे महीने में तीसरे महीने में परचेज कर लिया था घर। उसमें यह हुआ था क्योंकि हमने जल्दबाजी की, तो उसमें हमारे पास रैकी करने का टाइम नहीं था, और हमने बेसिस अपनी उस वक्त जो हमारी सिचुएशन थी उस हिसाब से वो हमें ठीक लगा था तो हमने किया। लेकिन फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारे आसपास जो लोग हैं, खासकर जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग थे या फ्रेंड्स वगैरह, वो सब जो हैं उन्होंने आके यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल जो है वो रेंटल अरेंजमेंट में गुजारा। उसमें उनको आइडिया हो गया कि कहाँ वो रहना चाहते हैं, कहाँ वो अपने बच्चों को रेज करना चाहते हैं, कौन से नेबरहुड्स अच्छे हैं, या कौन सी जगह पर जॉब है जो अब आपकी परमानेंट जो है वो 1.5 साल आपको लगता है एडजस्ट करने में। हो सकता है आपकी पहले आते के साथ ही जॉब लग जाए, लेकिन वो आपकी प्राइमरी बेसिक जॉब ना हो। आप फॉर एग्जांपल यू एंड अप चूजिंग अनदर जॉब विच हैपेंस टू बी योर परमानेंट जॉब। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर टाइम बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू अ हाउस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और उसमें फिर आप लॉक हो जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप उसको बेच नहीं सकते, लेकिन इसमें फिर ये होता है कि आपको अच्छा खासा लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर रेंटल अरेंजमेंट पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो रेंट पे अगर आप रहते हैं तो उसमें यह है कि आप रेंट को आप यू ट्राई एंड सेट अ बजट कि इससे ऊपर मैंने नहीं जाना। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी जो इस वक्त आप नए आए हैं तो आप फॉर एग्जांपल $1,000 या $1,200 पर आपने वो बजट सेट किया है, तो मेक श्योर कि आप उस बजट के अंदर रहें, और आप अपने एजेंट से, जो भी आपका रियल एस्टेट एजेंट है, उसको आप क्लियरली कह दें कि दिस इज इट, और इसके ऊपर मैं बफर प्रॉबली $100-200 का रख सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो आपका रियल एस्टेट एजेंट होता है उनको लगता है कि ये देयर इज अ रूम, तो वो आपको स्ट्रेच करते हैं। अक्सर वो आपको एक अच्छा घर दिखाते हैं और फिर आपसे, या पहले शुरू में कुछ बुरे घर दिखाते हैं और फिर उसके बाद वो आपको एक अच्छा घर दिखाते हैं और कहते हैं यू नो व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी, अगर आपने ये मिस कर दी तो आप यू विल बी एट अ लॉस। तो टेक योर टाइम, रैकी करें, रैकी मतलब आप सर्च करें और आप अच्छी तरह जो है वो देखभाल कर इस डिसीजन में एंटर करें। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग जो हैं वो आउटसाइड ऑफ द रियल स्टेट एजेंट यानी कि और दूसरे नेटवर्क्स के थ्रू घर अक्सर सिक्योर करते हैं रेंटल अग्रीमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट प्लेस पे आप देखेंगे कि बहुत दफ़ा लिस्टिंग्स आती हैं। रेकमेंडेड यही होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू यानी स्टेट एजेंट के थ्रू डीलिंग करें, और ना कि आप किसी मार्केट प्लेस या किसी की जीजी या इस तरह की जो डिफरेंट साइट्स हैं उनको ना एक्सप्लोर करें। उसमें ये होता है कि आप अगर स्पेशली क्योंकि आप न्यू कमर हैं और आपको यूजुअली यहाँ का अरेंजमेंट नहीं पता होता, लॉज नहीं पता होते, रेंटल एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता होता, तो बेटर है कि अगर आप एक प्रॉपर थरो रिसर्च की हुई रियल स्टेट एजेंट के साथ जाएंगे तो वो आपको जो है एक तो प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू आपके साथ डीलिंग करेगा, और दोनों साइड्स पे क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं रियल स्टेट एजेंट्स, तो उससे ये होता है कि वो स्टेट एजेंसी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फॉर एनी एग्रीमेंट दैट्स टेकिंग प्लेस उनके स्टैंप के साथ। तो फिर वो दे मेक श्योर कि आप किसी फ्रॉड में ना फंस जाएं या आप किसी गलत अरेंजमेंट में ना फंस जाएं। बहुत सी डीलिंग कैश पे होती है, वो भी जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है। तो मेक श्योर कि आप जो भी अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो आप किसी के साथ कंसल्ट कर लें, स्पेशली जो आपके यहाँ पे दोस्त या आपके रिलेटिव्स जो यहाँ पे कनाडा में रह रहे हैं ऑलरेडी, रन इट बाय देम, उनके साथ आप एक डिस्कशन करें। मेक श्योर कि यू टॉक टू पीपल। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। शुरू में डोंट गो फुल आउट। लोग जो हैं वो यूजुअली आके एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ओकविल में रहना है, या हमें जो है वो बर्लिंगटन में रहना है, या हमें ब्रैम्पटन में रहना है, मिसिसागा में रहना है। डू नॉट लॉक योर सेल्फ। अगर शुरू में आपकी जॉब जो है वो नहीं है अभी आपके पास, तो ट्राई एंड लुक फॉर एरियाज आउटसाइड ऑफ द GTA। और उसका रीज़न ये है कि आप अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर लेंगे, स्पेशली अगर आप एक कम लिमिटेड बजट पे आए हैं। तो उसमें यह कि आप अगर Airbnb में भी रह रहे हैं तो भी आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ना कि आप किसी एक महंगे एरिया में जाके रहें और आप अपनी सेविंग सारी उसमें उड़ा दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप देख लें, ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है आपका। आप जहाँ भी पहले आके रह रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट कि आपने वहीं सारी ज़िंदगी रहना है कनाडा में। ये पहले साल की अरेंजमेंट है। तो ऐसी अरेंजमेंट्स भी मिलती हैं जहाँ आपको पोर्शन ऑफ अ हाउस मिल जाता है। आई हाईली रिकमेंड आप वो ले लें कि डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज़ पूरी बेसमेंट या आपको एक पोर्शन ऑफ द हाउस जो है वो अलॉट हो जाता है।
उसमें कुछ टर्म्स होंगी, उसमें थोड़ा सा आप देख लेंगे क्या टर्म्स वगैरह हैं, बट इट विल बी मच चीपर देन गेटिंग एन एंटायर हाउस. सो गो फॉर दैट. इट्स हाईली रिकमेंडेड अगेन शुरू में, ताकि आपकी जो है वो एक्सपेंसेस कम से कम हो. गिवन यू डोंट हैव अ जॉब और ये आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अपने एक्सपेंसेस एज मच एज मिनिमम रखें तो बेहतर है. Okay, moving forward, जो है the other thing that I want to talk about is utilities. So utilities में there are a couple of things. One is make sure you can find a way, और ये मैं अब कह रहा हूँ कि आप रहने लग गए एक ऐसी जगह पे जहाँ आप अगले 1 साल तक हैं. You find a way where you can digital temperature checks या digital temperature management आती है, units आते हैं, Google के होते हैं, Nest के हैं, एक और हैं, वो यूज़ कर लें. उसका फ़ायदा ये है कि आप you can always control your temperature because हीटिंग या AC इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंस हियर. तो अगर आप उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे इट वुड बी गुड. अमूमन फॉर इंस्टेंस एक मशवरा ये होता है कि जब आपका जो स्लीप टाइम होता है उसमें आप अपना टेम्परेचर गिरा सकते हैं. जब आपका वेक टाइम होता है यू नीड मोर टेम्परेचर, आपको गर्मी ज़्यादा चाहिए होती है, बट आप स्लीप टाइम में आपको थोड़ी सी ठंड ज़्यादा चाहिए होती है फॉर द बॉडी टू स्लीप वेल. सो यू कैन ऑलवेज रेगुलेट द टेम्परेचर यूजिंग दैट कि जैसी रात हो तो 2-3 डिग्री से टेम्परेचर गिर जाए, जैसी दिन हो 2-3 डिग्री से बढ़ जाए. सो यू कैन सेव सम मनी देयर. अगेन दीज आर स्मॉल अमाउंट्स बट स्मॉल अमाउंट्स एड अप. दूसरा ये कि लुक फॉर सोलर पैनल्स. दिस इज़ यूजली रिकमेंडेड अगर आप अपने घर में रह रहे हो, बट इफ़ यू हैव द मीन्स टू इन्वेस्ट. बाय द वे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस एज वेल, डूइंग अ कंपैरिजन ऑफ हाउ मच मनी यू कैन सेव थ्रू इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स. बट वो एक और तरीका भी है ताकि आप अपनी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम कर सकें. एक और जो आइटम वो ये है कि टाइमिंग मैनेजमेंट विद रिगार्ड्स टू कि आप अपनी यूटिलिटीज़ कब यूज़ करें. सो फॉर इंस्टेंस अपना ड्रायर चलाना है या अपना जो है वो कपड़े धोने हैं उसकी मशीन चलानी है, सो यू कैन ऑलवेज रन इट टू इन द इवनिंग. इन द इवनिंग जो है वो चार्जेस कम होते हैं पर यूनिट ऑफ एनर्जी दैट यू आर कंज्यूमिंग. तो गवर्नमेंट जो है या जो गवर्नमेंट से मुराद जो भी आपकी एजेंसी है जिसने आपको सर्विस प्रोवाइड की भी है, वो कम चार्जेस या उनके रेट कम होते हैं अगर आप रात को यूज़ करेंगे वर्सेस अगर आप वो दिन में यूज़ करेंगे. सो दैट्स अनदर थिंग. ये डिश वॉशर और बाय द वे वॉशिंग मशीन्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें एक चार्ट आता है. ये यूजुअली आपको मेल किया जाता है बिगनिंग ऑफ द ईयर. हर सिटी में डिफरेंट है और ये आपकी जो यूटिलिटी की कंपनी है, जैसे जो आपकी हाइड्रो की या जो आपकी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी की कंपनी है, वो आपको ये प्रोवाइड करती है. अगर आपको मालूम है कि आप किसके साथ एसोसिएटेड हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी ये चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें वो टाइमिंग्स होती हैं, वो उन्होंने हाईलाइट की हुई होती हैं. जैसे 7 बजे से लेके 11 बजे तक का जो टाइम है उसमें आप अपना ड्रायर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चलते हैं. और उसका जो रेट है जो वो आपको चार्ज करता है पर यूनिट, वो कम होता है वर्सेस कि अगर आप पीक आवर्स में यानी कि दिन के टाइम आप चलाएंगे डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन तो आपको उसका ज़्यादा कॉस्ट आएगी उसकी. तो ये जो है ये चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ डू एक्सप्लोर देम. आप जिस एरिया में भी रह रहे हैं उसके वो आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. इंसुलेशन भी एक और चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर कि आपके घर की इंसुलेशन अच्छी हो, वहाँ से जो है हीट या ठंड जो है वो लीक ना कर रही हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपके इक्विपमेंट को या आपकी जितनी भी यूटिलिटी जो मशीनरी है उसको दे हैव टू वर्क मोर, दे हैव टू कंज्यूम मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू कूल द हाउस और इन ऑर्डर टू वार्म द हाउस. सो इंस्टॉलेशन का ख्याल रखें. अच्छा, अदर देन दैट एक अगेन बड़ा पॉइंट ये कि ट्राई टू मिनिमाइज एनीथिंग विच इज़ ऑन अ रिकरिंग बेसिस. कहीं भी आपको अगर रिकरिंग चार्ज आ रहा हो, अवॉइड इट. इसकी एक एग्जांपल है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट. सो आपने आते ही जो है वो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले ली, अमेजॉन की ले ली, डिज्नी की ले ली, कॉस्को की ले ली, एंड यू स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्योंकि आपको कोई ना कोई डील मिल रही है एंड यू आर लाइक ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं. वो पहले दिन तो अच्छी लगती है, पहले महीने भी अच्छी लगती है, बट देन उसकी जो यूटिलिटी होती है शुरू में बहुत हाई होती है और फिर ऐसा ऐसा उसकी यूटिलिटी गिर जाती है, बट आप फिर भी उसको कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल कि यार अगर मैं कोई सब्सक्रिप्शन लूँगा इट रियली नीड्स टू मीन समथिंग इन द लॉन्ग रन. सो बी वेरी केयरफुल विद रिगार्ड्स टू एनी सब्सक्रिप्शन यू बाय. जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि कोई भी चार्ज अगर आपने फॉर इंस्टेंस कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है, अगर आपने वो इंस्टेंटली खरीद ली दैट्स फाइन, यू पे कैश फॉर इट एंड यू बाय इट, यू नो यू कैन अफोर्ड इट. बट कोई भी चीज़ जो रिकरिंग हो, जिसमें कोई सब्सक्रिप्शन देनी हो या आपको कोई मंथली जो है इंस्टॉलमेंट्स देनी हो, दैट मीन्स इट इज़ समथिंग यू कांट अफोर्ड टुडे. और फिर आपकी वो लाइबिलिटी बन जाती है कि आप उसको उसकी पेमेंट्स भरते रहें. इसी तरह अगर आपने कोई इक्विपमेंट शॉप करना है या कोई आपने गैजेट लेना है तो अमूमन होता है कि बड़ा आसान है कि यार मुझे नया मोबाइल चाहिए एंड यू गो लाइक कि अच्छा मैं इंस्टॉलमेंट्स में मोबाइल ले लेता हूँ एंड आई कैन पे द इंस्टॉलमेंट्स. लगता बड़ा आसान है बट वो इंस्टॉलमेंट्स आपकी लाइबिलिटी बन गई. यू हैव टू पे दोज इंस्टॉलमेंट्स. सो मेक श्योर कहीं भी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान आ रहा हो जहन में तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट. अगर आप उसको खुद कैश पे आज परचेज नहीं कर सकते इसका मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड इट. सो मेक श्योर फर्स्ट यू अफोर्ड इट, gather the money, save the money and then buy something as against going on installments.
दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर कार्स एज वेल, ऑल्दो कार्स थोड़ा सा बड़ा एक्सपेंस होता है, तो मे बी यू हैव टू गो विद लीज और फाइनेंस ऑप्शन. उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसको समझाने के लिए उसमें क्या बेहतर ऑप्शन है. बट अगेन ट्राई टू अवॉइड एनी रिकरिंग एक्सपेंसेस, इंस्टॉलमेंट, सब्सक्रिप्शन, स्टफ लाइक दैट. अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है कनाडा में, और जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग यूजुअली जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने ऑफिस के या अपनी जहाँ भी वो काम करते हैं उसके पास रहते हों. तो अगर तो आप लकी हैं और आपने ये शुरू में डिसीजन लिया कि आपने जहाँ भी जॉब आपकी है उसके आसपास ही आपने अपना घर सेलेक्ट किया, तब तो इट्स वेरी गुड बिकॉज देन यू विल सेव ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली यू वर नॉट एबल टू गेट हाउसिंग क्लोजर टू योर वर्क प्लेस, तो उस केस में फिर ये है कि अगर आपका कम्यूट है तो आप वहाँ कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं. तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो ये कि 407 ना लें. अगर GTA में आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि 407 जो है वो टोल होता है उसमें, तो टोल फ्री राउट लें. आई नो इट्स मोर हेक्टिक 401 पे ट्रैवल करना, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास ऑप्शंस हैं कि अगर आप जानते हैं किसी को ऑफिस में से जो आपके एरिया के आसपास रहता है, तो उसके साथ आप कार पूलिंग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं जिसमें कि आप पैसे सेव कर सकते हैं. शुरू में आके हमने भी ये किया था, और उसमें ये होता है कि इनिशियली आप जब आप आते हैं और आप ये अरेंजमेंट्स करते हैं तो आप यू गेट द हैंग ऑफ थिंग्स, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, और सेविंग आपकी अच्छी खासी हो जाती है. तो कार पूलिंग इज़ वन ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर तो यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के राउट में ही आपका जो TTC है, जो कि आपका टोरंटो ट्रांजिट सिस्टम है, अगर वो है, या गो स्टेशन आपका आसपास है काम से आपके वर्क प्लेस से, सो यू कैन ऑलवेज डू द मैथ कि अगर मैं ऊबर ले लूँ for that many days and I use the Go transport system, so do I really need the car? तो ये मैथ जो है ये बेरोज will obviously make a video on this as well, जो कि वो कह रहे हैं बजटिंग की आपको टिप्स बताएंगे. लेकिन बजटिंग एज इन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, इस वक्त तो हम सारे फैक्टर्स आपको बता रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट हैं इन जहां आप पैसे सेव कर सकते हैं. तो जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट की बात की कि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो आप मैथ कर सकते हैं कि क्या मैं गाड़ी यूज़ करके गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, उसकी जो भी लीज है, फाइनेंसिंग है, उसका फ्यूल भी है, उसकी इंश्योरेंस भी है, और क्या कि मैं ऊबर क्योंकि ईजिली अवेलेबल है तो ऊबर क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ऊबर की कॉस्ट पर मंथ मुझे इतनी पड़ेगी वर्सेस के जो मुझे गाड़ी की कॉस्ट आएगी. तो ये मैथ इंपॉर्टेंट है. फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर लाइक आई सेड कि आपका ऑफिस जो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ से गो का एक्सेस है या TTC का एक्सेस है, सो ट्राई एंड यूज दैट. तो उसमें यह है कि आप अपनी कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये कि ये याद रखें, ये रूल ऑफ थंब है एंड दिस इज़ ट्रू ऑलवेज. आप जितने की गाड़ी ले रहे हैं, जितने की आपकी इंस्टॉलमेंट पड़ रही है, आपको लगता है वही कॉस्ट है उसकी कॉस्ट हमेशा डबल होती है. सो अगर आपको गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स $500 पर मंथ पड़ रही है, तो एक्चुअली जो आपको कॉस्ट इवेंचुअली पड़ेगी दैट विल बी $1,000. उसमें फ्यूल, इंश्योरेंस, बाद में इंश्योरेंस बहुत महंगी है कनाडा में, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, ये सब मिला के इट विल बी $1,000. सो जस्ट टेक दिस रूल ऑफ थंब. अगर आपको 250 की गाड़ी आप ले रहे हैं, इसका मतलब आपको असल कॉस्ट 500 पड़ेगी. क्या वो 500 वर्थ इट है वर्सेस टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कभी कभी ऊबर लेना जहां आपको जरूरत पड़े, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो कीप दैट इन माइंड. अच्छा, अगला आइटम जो है वो इज अराउंड ग्रोसरी. ग्रोसरी में 2 एलिमेंट्स हैं. एक एलिमेंट है आप ग्रोसरी कर कहाँ से रहें. I won't talk much about it because बतूल ने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है. I will leave the link somewhere here, also in the description of this video. You can check it out कि कहाँ से ग्रोसरी करनी चाहिए. जो दूसरा आइटम है that is another one which is very important, और दूसरा पार्ट अराउंड ग्रोसरी is rather let me take a step back. बहुत से एक्सपेंसेस आपके ऐसे होते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल होते हैं. रेंट आपका प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है हर महीने कितना रेंट देना है, गाड़ी की पेमेंट कितनी है, आपका फ्यूल रफली मोर और लेस, क्योंकि आपकी एक ही तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, आपको वो भी पता होता है. अगर आपकी कुछ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, यूटिलिटी, ये सब 19-20 के फर्क से होता है. ये कॉस्ट या नहीं. ग्रोसरी एक ऐसा आइटम है जो एक महीने जो है वो I'll just make throw a number, 500 हो सकता है और एक महीने 1500 हो सकता है. It's just because it is totally dependent on you and consumption. आज के महीने में आपने क्या डिसाइड किया, क्या लेना है, कितना खाना है, कैसे खाना है. इसका बेस्ट तरीका ये है, मेक इट प्रेडिक्टेबल. अगर आपने अपनी ग्रोसरी के एक्सपेंस को कंट्रोल करना है तो उसको प्रेडिक्टेबल कर लें, ऐसे ही जैसे आपका रेंटल प्रेडिक्टेबल है. अच्छा, प्रेडिक्टेबल उसको कैसे करें? उसका तरीका ये है कि गो विद अ लिस्ट, मेक अ लिस्ट. यार मुझे जो है 80 और 90% ऑफ द टाइम दीज आर द आइटम्स आई ईट, आई कंज्यूम. फ्रूट्स में भी आपकी प्रॉब्ली प्रेफरेंस होगी. देयर वोंट बी लाइक, आप ये नहीं होगा कि 10 किस्म के फ्रूट्स खाते हैं. प्रॉब्ली देयर आर 3-4 टाइप ऑफ फ्रूट्स दैट यू एज ए फैमिली कंज्यूम.
2-3 किस्म के और खाने पीने हैं जो कि आप लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें भी प्लान कर लें कि कितने दिन जो है वो मीट करना है, कितने दिन फिश करनी है, और एक बैलेंस डाइट, शुगर कितनी रखनी है, कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, सो वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस यू बाय समथिंग यू विल ईट इट। तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं जाता हूँ कहता हूँ चॉकलेट्स ले लेते हैं, खैर है मैं आई विल ईट वंस अ वाइल, once the chocolate bag is here you end up eating it. So that's another thing, once you make a list you're very clear कि यार ये चीज़ें मैंने कंज्यूम करनी है और मैं यही चीज़ें खरीदूंगा। हो सकता है कभी कभी आप इम्पल्स पे कोई एक आध चीज़ ले लें, बट ट्राई टू रिड्यूस द इम्पल्स। द आइडिया इज़ कि वो पैटर्न फिक्स्ड हो कि हर महीने जो है ग्रोसरी में ये 15-20 आइटम्स आएंगे। जब वो 15-20 आइटम्स आएंगे तो आपकी ग्रोसरी कॉस्ट भी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। वही कॉस्ट इनकर करेंगे आप मंथ ऑन मंथ, बिकॉज आप वही 10 आइटम्स जो है हर बारी मंगवा रहे हैं। लेकिन बेरोज यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस तरह से करूंगी कि इम्पल्स बाइंग कभी कभी तो चलता है। ऑब्वियसली जब आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, कुछ मंथ्स आपके, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी महीने दावत की है या किसी महीने आपने यू हैड पीपल ओवर, तो उस मंथ आपका बजट जो है वो आप बजट से ऊपर चले जाएंगे, बिकॉज आपने ज्यादा लोगों को बुलाया, आपने उनका ज्यादा खाना की, मतलब ऑब्वियसली खाने का कंजम्पशन भी ज्यादा हुआ। तो उस हिसाब से ये एनॉमलीज हैं, यानी ये वो चीजें हैं जो कि पैटर्न में शामिल नहीं होंगी, बिकॉज आप रेगुलर बेसिस पे अगर होस्ट करते हैं और घर लोगों को बुलाते हैं, तब तो फिर देन यू हैव टू एडजस्ट योर बजट ऑल्सो अकॉर्डिंगली, राइट। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल वंस इन अ ब्लू मून या एवरी 2 मंथ्स आप होस्ट करते हैं, तो फिर आपकी बजट जो है वो आप उस हिसाब से एक बफर रख सकते हैं ऑन टॉप कि ये मेरा बफर है, लाइक इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। लाइक फॉर एग्जांपल $1000 इज माई ग्रोसरी बिल, जो कि मैं या बजट है, इसके ऊपर मैं $200 रख लेता हूँ या $200 फॉर अ बफर उसको कहते हैं कि ये सिर्फ आपने एक सेफ गार्ड रखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल यू होस्ट तो दीज $200 वुड बी यूज्ड टुवर्ड्स दैट। तो उसमें ये कि आपने थोड़ी सी गुंजाइश भी छोड़ी है कि अगर आपका कोई इम्पल्स परचेज आ गई या बच्चों ने कोई फरमाइश कर दी या आपका कोई दिल चाह रहा है, तो आप उसमें उसको केटर कर सकते हैं। सो दैट्स जस्ट माई 2 cents। अच्छा, एक और फायदा लिस्ट बनाने का ये कि वेस्टेज कम होती है, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है जब मैं लिस्ट के हिसाब से नहीं जाता है, गो एंड आई डिसाइड कि अच्छा ये ले लेते हैं, और वो घर में आके अमूमन वेस्ट हो जाती है। उसकी एक वजह फॉर इंस्टेंस ये कि घर में ब्रेड पड़ी हुई है, मुझे नहीं याद, मैंने ब्रेड उठा ली, अब वो ब्रेड जो है काइंड ऑफ वेस्ट हो जाएगी, या कोई इसी तरह की आपने खाने की चीज़ उठा ली which will just go wasted, प्लस वो किसी को पसंद नहीं आई बिकॉज वो रेगुलर आइटम नहीं है, रेगुलर रनिंग आइटम नहीं है। सो लिस्ट विल हेल्प यू ऑल्सो रिड्यूस वेस्टेज। और ग्रोसरी में इट्स अ गेस, बट if you don't go by the list, at least 10 to 20% is just wastage, so you can avoid all of that as well. अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज करें ऑन ऑफ बजटिंग या लिस्टिंग, ये शॉपिंग पे भी अप्लाई हो सकता है। शॉपिंग जो है रोज नहीं करें। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत आसान है, यू कैन क्लिक अ बटन एंड थिंग्स कैन कम टू यू, बट डोंट डू इट, हैव डेज। और बाय द वे ग्रोसरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि डोंट गो ग्रोसरी रैंडमली, जस्ट हैव डेज। से एवरी सैटरडे आई विल गो एंड डू ग्रोसरी इन बल्क एंड यूज द लिस्ट, कंज्यूम द लिस्ट, ताकि आप हर बारी जाके छोटे छोटे आइटम्स ना ले रहे हो, एक ही बारी में आप स्पेंडिंग कर रहे हो। इसी तरह शॉपिंग के लिए भी, लेट्स से यू पिक 2 days इन अ मंथ, आप बोलें एवरी सैटरडे, एवरी अदर सैटरडे आई विल गो शॉपिंग। अच्छा, उसके लिए तरीका ये कि आप पहले लिस्ट बना लें, अच्छा मुझे शर्ट चाहिए, मुझे शूज चाहिए, मुझे स्वेटर चाहिए, XYZ, एंड देन कम द डे, जिस दिन वो जो दिन आएगा आप उसमें देखें कि अच्छा ये मैंने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, इस महीने में अब शॉपिंग करने जा रहा हूँ या मैं अमेजोन से शॉपिंग कर रहा हूँ, लेट्स से, डू आई नीड ऑल ऑफ देम और नॉट। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप उसको सेकंड थॉट दे देते हैं कि ये मेरी लिस्ट थी, क्या मुझे वाकई चाहिए नहीं चाहिए, और दूसरा ये कि यू गो बाय द बजट एज वेल, यू डोंट गो बाय रैंडमली, क्योंकि एक दिन आपने लिया $100, एक दिन आपने $50, $60, सो अब ये ऑल ओवर द प्लेस है। बट इफ़ यू डू इट इन वन गो देन इट्स देयर। अच्छा, इसी तरह इफ फॉर इंस्टेंस अगर आपका वो डे आ जाता है और आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, डोंट बाय ऑनलाइन एवरी डे, जस्ट पुट इट इन द कार्ट, पुट ऑल द लिस्ट ऑफ दोस 10-15 आइटम्स इन द कार्ट, कम दैट सैटरडे और संडे व्हेन यू वांट टू मेक द परचेज, आप देखें कि ये मेरे 10-15 आइटम मैंने कार्ट में डाले थे, डू आई रियली नीड देम स्टिल और नॉट, और टोटल बिल का कितना बन रहा है, मतलब ये तो टोटल जो है 1000 बन रहा है। वो जब आप 10-10, $20-20 की चीज़ें ले रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता कि एट द एंड ऑफ द मंथ वो कितना एक्सपेंस आएगा। बट वंस यू पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड देन रियलाइज, oops, ये शॉपिंग मेरी $1000 टच कर रही है, डू आई रियली नीड एवरीथिंग और नॉट। सो मेक श्योर डिफाइन अ बजट एंड डिफाइन अ डे। बजट से मुराद ये कि आपने डिफाइन कर लिया कि आपके $1000 शॉपिंग पे लगेंगे, so don't spend more than $1000, and if it's getting more than $1000 you can always halt it and stop it and say कि अच्छा मुझे अब ऑप्टिमाइज करना है। दूसरा, having a list जिसको आप डबल चेक कर सकें। अच्छा, शॉपिंग पे एक टिप और है which is to make use of marketplace. You don't need to buy first hand stuff. आपको बहुत सी चीज़ें नई सिरे से खरीदनी पड़ेंगी, यहाँ आपको आके टूल्स लेने पड़ेंगे, टूल्स विद रिगार्ड्स टू हैमर, स्क्रू ड्राइवर, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपने फॉर इंस्टेंस आपको किसी चीज़ का शौक है, आपने कुछ सीखना है, लेट्स से आपने स्कीइंग सीखनी है, तो आपको स्की का इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। डोंट बाय न्यू लॉन मोवर for example, all of this, all the equipment that is very specific, जो कि आप वहाँ से लेकर नहीं आ रहे, just go on marketplace। लोग जो हैं यहाँ बेच रहे होते हैं चीज़ें, अच्छी से अच्छी बेच रहे होते हैं, बट वो चूँकि शोरूम से नहीं निकली होती तो वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है लोगों को गिफ्ट मिल जाता है कोई
and it's a gift that they don't want and they want to sell that gift. Brand new होते हैं. Like I bought all my ski equipment from marketplace, so much so there have been instances जहाँ मैंने अपने लिए brand new shoes भी marketplace से ढूंढे हैं. Now that would be difficult to find, but वो होता है कि किसी ने शू खरीद दिया, उसका साइज मैच नहीं किया, या किसी को तोहफा मिल गया, उसका साइज मैच नहीं किया, आपका साइज मैच कर रहा है, इट विल बी वेरी इजी. स्पेशली अगर आप GTA में रह रहे हैं, इट इज़ लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन देयर जो कि सारी ट्रेडिंग कर रही होती है. अच्छा, उसका एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वहाँ से ले लेंगे, कुछ अर्सा आपने यूज़ किया एंड देन यू वांट टू अपग्रेड, तो आप यू कैन सेल बैक ऑन मार्केट प्लेस. लेट्स से आपने 100 का लिया है और विच वॉज ओरिजिनली फॉर $300, यू बॉट इट फॉर 100 एंड यू यूज इट फॉर 2 years एंड देन यू कैन सेल इट फॉर 50. सो आपने 3 साल की यूजेज में सिर्फ $50 दिए उसके, एज अगेंस्ट पेइंग दोज $300 एंड देन थ्रोइंग इट अवे. फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है एंटरटेनमेंट बजट. तो एंटरटेनमेंट को भी आपको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये एक आपका एक्सपेंस है, तो इसके लिए भी बजटिंग ज़रूरी है. वरना तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट का कोई एज सच बजट होता नहीं है लोगों का, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्योंकि बजट नहीं है तो स्पेंडिंग अच्छी खासी हो गई. फॉर एग्जांपल आपने किसी मंथ में जो है वो ईट आउट्स किए, अच्छे खासी ईट आउट्स किए, मल्टीपल टाइम्स किए, और दोस्तों के साथ किए, अकेले भी किए, और उसके बाद आपने ये रियलाइज़ किया कि आपने जो है वो लोगों को होस्ट भी कर लिया. एट द सेम टाइम आपने ये रियलाइज़ किया कि आप एक कॉन्सर्ट में भी चले गए, और फिर आपने जो है वो एक अम्यूजमेंट पार्क भी चले गए. तो इस तरह तो दे आर लिमिटलेस एक्टिविटीज़ विच यू कैन कीप एडिंग इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट की, ये तो ज़रूरी है. लेकिन एंटरटेनमेंट को भी हमने बिल्कुल बजट में लाना है और बजट की तरह ट्रीट करना है कि उसका हर महीने हमने एक बजट सेट करना है और उसके ऊपर नहीं जाना है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक महीने फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सर्ट है और वो आपने अटेंड करना है बिकॉज आपको पता है कि ये कॉन्सर्ट दोबारा नहीं होना है फॉर कपल ऑफ ईयर्स, तो यूड रादर इन्वेस्ट इन दैट एंड प्रायोरिटाइज ऑन द कॉन्सर्ट वर्सेस कि आप जो है वो ईट आउट्स भी कर रहे हैं और साथ में फिर कॉन्सर्ट भी अटेंड कर रहे हैं. सो इट्स दिस वर्सेस दैट. तो प्रायोरिटाइज करना और बजट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को. कनाडा की जो एक ब्यूटी है वो ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका बजट जो है वो बहुत कम है एंटरटेनमेंट का, आप फिर भी इंजॉय कर सकते हैं. अगर आपकी इनकम बहुत कम है, और बेरोज़ अक्सर मुझसे मेरे साथ ये डिस्कशन होता है कि इनकम इज बेसिकली रिलेटेड टू योर एंटरटेनमेंट बजट. सो अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपका एंटरटेनमेंट बजट भी जीरो होना चाहिए. तो इनकम एंड एंटरटेनमेंट बजट गोज हैंड इन हैंड. तो अगर फॉर एग्जांपल इनकम आपकी कम है तो भी आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लाइक आई सेड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज बहुत से एवेन्यूज हैं कनाडा में. यू कैन गो आउटसाइड, इट्स ब्यूटिफुल, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत है, हाइकिंग बहुत है, पिकनिक आप कर सकते हैं पैक करके, पिकनिक बास्केट लेके आप किसी पार्क में जाके बैठ सकते हैं. आई नो ठंड में यूजुअली ये एक्टिविटीज़ मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन उसमें फिर हमने एक और वीडियो बनाई है कि आप ठंड में यानी कि विंटर कैसे इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आइस स्केटिंग है और टोबॉगनिंग है, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. और लोग जो हैं वो अक्सर जाते हैं, स्नो शूइंग करते हैं, एक मामूली सा उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए होता है, स्नो शूज़ चाहिए होते हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू emphasize on the fact कि ज़रूरी नहीं है कि you need to have a big budget for entertainment. You can create ways in which you can entertain. Home cooking, for example, is a great option. Family home cooking बहुत अच्छी एक चीज़ है versus like going out and eating out. तो that can actually replace it. तो और पॉटलक्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो है होस्ट करना है तो बहुत कॉमन है कनाडा में कि पीपल ट्राई एंड डू पॉटलक्स बिकॉज इट इज़ अ बर्डन. हम जैसे पाकिस्तान में हम या इंडिया में हम बहुत बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और हमारे पास हाउस हेल्प होती है तो इट्स ईजियर. लेकिन यहाँ पर जो है वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, वो जानते हैं कि हर एक के ऊपर बर्डन पड़ता है. तो पॉटलक सब वेरी ईजी. पॉटलक का मतलब होता है वन डिश पार्टी, जैसे कि हर कोई जो है वो एक डिश ले आया एंड देन यू काइंड ऑफ हैव मल्टीपल ऑप्शंस. तो यहाँ ऑफिसेज में भी ड्यूरिंग क्रिसमस और ड्यूरिंग हॉलीडेज जो है वो पॉटलक कॉमन होती है. पीपल ब्रिंग इन देयर ओन होम कुक्ड मील्स एंड पीपल काइंड ऑफ हैव फन एंड एंजॉय लाइक दैट. तो एवेन्यूज बहुत हैं, और एंटरटेनमेंट इज वन प्लेस बाय द वे वेयर यू कैन रियली सेव अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, बतूल, क्वेश्चन है फॉर यू. व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट एक्सपेंस दैट एनीवन इनकर्स इन कनाडा? Housing, I think, is the most important. Almost right. I'll say it's tax. So this is the last point. I won't explain taxation. यहाँ सारी rules. I've made a lot of videos on that. But there are ways to reduce your tax budget or tax expense as well. Tax is given. आपने tax तो pay करना ही करना है. ये zero नहीं हो सकता, but ये optimize हो सकता है. आप बहुत से तरीकों से tax अपना कम कर सकते हैं. There are different accounts, TFSA, RRSP, DCPP and all. I made separate videos on it. अगर आप मेरी playlist में जाएंगे इस channel की, उसमें personal finance में जाएंगे, you'll find all of that. I think that's pretty much it. हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको शायद पहले से मालूम भी हों, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से शेयर करें, खासकर उन लोगों से जो न्यू कमर्स हैं, बिकॉज
स्पेंडिंग पैटर्न्स बाय द वे बहुत चेंज होते हैं। अगर आप बैक होम से कंपेयर करें तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं वो वहाँ बहुत आसानी से हो सकती हैं, या वहाँ जो बहुत एक्सपेंसिव है वो यहाँ बहुत आसानी से हो सकती हैं। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रेड ऑफ। इसलिए ये वीडियो जो है वो हमने सोचा कि आपसे शेयर करें। और प्लीज़ अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।